स्वागत है हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया था और पतन की यह प्रक्रिया उसके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक के अधीन बड़ी तेजी से फैली। परिणामतः उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के अनेक प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई। इस काल में दक्षिण भारत में दो मुख्य राज्यों का उत्थान हुआ। एक था बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर के शासकों ने दक्षिण में हिंदू सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण किया तथा देश की शासन प्रणाली, साहित्य तथा कलाओं की प्राचीन परंपराओं को स्थिर रखा। दक्षिण में दोनों साम्राज्य निरंतर आपसी संघर्ष में उलझे रहे। इससे उनकी शक्ति भी कमजोर हो गई और इनके पतन का मुख्य कारण भी बनी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई में पराजित होने के बाद विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया। तो अब बात हम करेंगे इसकी उत्पत्ति की। विजयनगर राज्य की स्थापना के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, परंतु सबसे विश्वसनीय मत यह है कि संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का राय होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण पर आक्रमण किया तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया तथा इन्हें इस्लाम कबूल करने पर विवश किया गया। बाद में जब कंपिली में हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया तो स्थिति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों के अधीन एक विशाल सेना कंपिली भेज दी। यहां पहुंचने पर दोनों भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य के कहने पर इस्लाम त्याग दिया तथा दोबारा हिंदू धर्म को उन्होंने अपनाया। विद्यारण्य की प्रेरणा से उत्साहित होकर हरिहर तथा बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नया नगर बसाया। इसका नाम उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में विद्यानगर रखा, जो बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आंतरिक समस्याओं में उलझे होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे सका। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई और इस साम्राज्य पर संगम, सलु, तलु तथा अरविदु वंश के शासकों ने लगभग 350 वर्षों तक राज्य किया। अब संगम वंश की बात हम सबसे पहले करेंगे। हरिहर तथा बुक्का राय ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की नींव रखी। इस वंश के शासकों ने 1336 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक राज्य किया। अब इनके जो शासक हुए उनका हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हुए हरिहर प्रथम। 1346 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था। वह एक महान विजेता और योग्य प्रशासक था। 1346 ईस्वी में होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु के बाद उसने उसके अधिकतर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उसने बनवासी के कदंब शासक के बहुत से क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने मदुरा के सुल्तान को भी पराजित किया, परंतु बहमनी सुल्तानों के विरोध के कारण उसके प्रदेशों पर
अधिकार न कर सका। हरिहर ने विजयनगर की किलेबंदी की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने नेल्लौर में उदयगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया तथा बादामी के दुर्ग की मुरम्मत करवाकर यहाँ सैनिक टुकड़ियां रखीं। उसने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे प्रांतों में बांटा। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए भी उसने कई कदम उठाए। उसने किसानों को जंगलों को काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए उत्साहित किया। दूसरे है बुक्का राय। 1375 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का राय या बुक्का प्रथम विजयनगर का शासक बना। उसने पूरे मदुरा पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का दक्षिण में रामेश्वरम तक विस्तार कर लिया। बाहमी शासकों मोहम्मद और मुजाहिद शाह के विरुद्ध उसका एक लंबा संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष में उसका पलड़ा भारी रहा तथा कृष्णा नदी विजयनगर और बाहमी साम्राज्यों के मध्य सीमा निश्चित कर ली गई। उसने विदेशों विशेष रूप से चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए तथा 1374 ईस्वी में उसके दरबार में एक मिशन भी भेजा। उसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने अन्य धर्मों के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। उसने तेलुगु साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया और निश्चय ही वह अपने युग के महान शासकों में एक था। और डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि बुक्का राय वॉज द ग्रेटेस्ट of the rulers who can be called the real founder of Vijayanagar Empire. इसके बाद हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी में बुक्का राय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय विजयनगर का नया शासक बना। उसने महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। वह एक महान विजेता था। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची और चिंगलपट पर अधिकार किया। उसके पुत्र विरूपक्ष ने लंका के शासक से अधीनता स्वीकार करवाई तथा उसे भारी नजराना देने पर विवश किया। हरिहर ने बाहमी सुल्तान मुजाहिद शाह के आक्रमण के विरुद्ध अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा तथा मुस्लिम आक्रमणकारियों को भगा दिया। परंतु 1398 ईस्वी में वह बाहमी शासक फिरोज से पराजित हुआ और उसे भारी हर्जाना देना पड़ा। उसने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। इसके बाद बात करेंगे हम देवराय प्रथम की। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 2 साल तक जारी रहा, जिसमें आखिरकार देवराय जीतकर 1406 ईस्वी में विजयनगर का नया शासक बना। उसने बाहमी राज्य के विरुद्ध कई युद्ध लड़े तथा 1422 ईस्वी में बाहमी शासक फिरोज को बुरी तरह पराजित कर उसके कई प्रदेश जीत लिए। उसने घुड़सवार सेना को महत्व देते हुए अरब तथा ईरान से बढ़िया नस्ल के घोड़े खरीदे। उसने अनेक विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। उसके शासन काल में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। आगे बात करेंगे हम विजय प्रथम और देवराय द्वितीय। 1422 से 14
46 ईस्वी तक इन दोनों का राज्य जो है वो चला। देवराय प्रथम के मृत्यु के कुछ मास के लिए उसका पुत्र रामचंद्र विजयनगर का शासक रहा। उसका उत्तराधिकारी विजय प्रथम, या जिसे हम वीर विजय भी कहते हैं, इतिहास में उसका नाम वीर विजय के नाम से भी जाना जाता है, परंतु वो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने प्रशासन की बागडोर अपने पुत्र देवराय द्वितीय के हाथों में दे दी थी और विजय प्रथम की मृत्यु के बाद देवराय द्वितीय विजयनगर का नया शासक बना। देवराय भी एक महान योद्धा और विजेता था। उसने अनेक विजय प्राप्त की, जिनके परिणाम स्वरूप उसके अधीन साम्राज्य की सीमाएं कृष्णा नदी से लंका तक और मालाबार से बंगाल की खाड़ी तक फैल गईं। परंतु 1443 ईस्वी में उसे बाहमनी शासक अलाउद्दीन द्वितीय ने बुरी तरह पराजित कर दिया। देवराय द्वितीय ने समुद्री व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों निकोलो कोंती और अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की बहुत तारीफ की है। अब्दुल रज़ाक ने तो यहां तक लिखा है कि द सिटी बीजानगर इज सच दैट आई हैज नॉट सीन नॉर एवर हर्ड ऑफ एनी प्लेस रिजेंबलिंग इट अपॉन द होल अर्थ। इसके बाद मल्लिकार्जुन 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक उसका राज्य रहा। मल्लिकार्जुन इस वंश का अंतिम योग्य शासक था। उसने बाहमनी और उड़ीसा के शासकों के संयुक्त आक्रमण को विफल किया तथा अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद उसका भाई विरूपक्ष द्वितीय गद्दी पर बैठा, परंतु वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसके शासन काल में अनेक प्रांतीय गवर्नरों ने विद्रोह कर दिए, जिससे राज्य के विभिन्न भागों में अराजकता फैल गई। इस स्थिति में चित्तूर जिले के चंद्रगिरी के नरसिंह सलूब ने विरूपक्ष को 1486 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया तथा सलूब वंश की नींव रखी। अब सलूब वंश में दो महान शासक या प्रसिद्ध शासक रहे। इनमें पहला था नरसिंह। सलूब वंश की नींव 1486 ईस्वी में नरसिंह ने रखी थी। उसने केवल 6 वर्ष तक राज्य किया। उसने प्रांतीय गवर्नरों के विद्रोहों का दमन किया। उसने कई प्रदेशों को जीतकर उन पर दोबारा अधिकार किया, परंतु वह उड़ीसा के शासक से पराजित हो गया। उसके शासन काल में उदयगिरी पर उड़ीसा का और रायचूर द्वाब पर बाहमनी साम्राज्य का अधिकार रहा। नरसिंह ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अरब से उत्तम किस्म के घोड़े मंगवाए। और इसके बाद है नरस नायक। 1492 से 1503 ईस्वी तक इसका राज्य रहा। नरसिंह की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र बारी बारी से गद्दी पर बैठे, परंतु वे नाबालिग थे और सत्ता की वास्तविक शक्ति राज्य के प्रधानमंत्री और सेना नायक नरस नायक के हाथों में रही। उसके अधीन विजयनगर साम्राज्य की शक्ति का बहुत विकास हुआ। उसने मदुरा को जीत लिया। इसके अतिरिक्त उसने पांड्य, चोल और चेर राज्यों के सरदारों को भी पराजित किया। उसने पश्चिमी कर्नाटक पर भी आक्रमण किए तथा श्रृंगापट्टनम पर अधिकार कर लिया। 1503 ईस्वी में नरस नायक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र
वीर नरसिंह सलू वंश का संरक्षक बना, परंतु 1505 ईस्वी में उसने सलू शासक का वध कर दिया और सत्ता हथिया ली। आगे तलु वंश के शासक। तलु वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने की। उसने 1509 ईस्वी तक राज्य किया। उसने विद्रोही सरदारों का दमन कर उनसे अधीनता स्वीकार करवाई। उसने प्रशासन में कुछ सुधार भी किए तथा कई अनुचित कर हटा दिए। उसने सैनिक दोषों को दूर कर इसे संगठित करने का भी प्रयास किया। और इस वंश का सबसे महान शासक, और अगर हम ये कहें कि विजयनगर का सबसे महान शासक अगर कोई हुआ तो वो था कृष्णदेव राय। 1509 से 1530 ईस्वी तक इसने राज्य किया। मुगल सम्राट बाबर ने उसकी योग्यता का उल्लेख अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में भी किया है। लेकिन पहले बात करेंगे हम कि जब कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो ये कठिनाइयां क्या थी? सबसे पहली कठिनाई तो ये रही कि बेशक वीर नरसिंह ने अनेक विद्रोही सरदारों की शक्ति का दमन करने का प्रयास किया था, परंतु अभी भी अनेक प्रांतीय नायक अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने की योजनाएं बना रहे थे। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं प्रांतीय नायकों की, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। और यहां तक कि उमातूर के नायक ने तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। दूसरा है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के समय विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से संगठित नहीं था। राज्य के विभिन्न प्रांतों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अभी अधूरा ही था। तीसरा है अनफ्रेंडली रिलेशंस विद उड़ीसा, उड़ीसा के साथ मित्रतापूर्ण संबंध ना होना। इसका परिणाम यह हुआ कि उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव ने उदयगिरी और कोंडविदु दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। आगे है बहमनी राज्यों के साथ विरोध जो चल रहा था, संघर्ष जो चल रहा था, कि निसंदेह बहमनी साम्राज्य का भी गठन हो चुका था और इस समय ये 5 राज्यों में बंटा हुआ था। इसके बावजूद इन राज्यों से विशेष रूप से बीजापुर की ओर से आक्रमणों का खतरा निरंतर बना हुआ था। और 16वीं शताब्दी के आरंभ में गोवा में पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। इस भाग में पुर्तगालियों का बढ़ रहा राजनीतिक प्रभाव कृष्णदेव राय के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता था। तो इन कठिनाइयों से कृष्णदेव राय ने निरुत्साहित हुए बिना विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। उसने अपने साम्राज्य का न केवल विस्तार किया बल्कि अपने कुशल प्रशासनिक कार्यों के द्वारा इसे पूर्ण तौर पर संगठित भी किया। यहां बात की जाएगी कृष्णदेव राय की सफलताओं की। तो सबसे पहले उसकी सैनिक सफलताएं हम देखेंगे। इनमें पहला है बहमनी राज्य के विरुद्ध संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट द बहमनी एम्पायर। कृष्णदेव राय के सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां के साथ एक संघ कायम किया। डोनी नामक स्थान पर कृष्णदेव राय ने इस संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। कोविलकोंडा की एक अन्य लड़ाई में आदिल खां लड़ता हुआ मारा गया और इस प्रकार कृष्णदेव राय को
बाहमनी राज्य की शक्ति का दमन करने में सफलता प्राप्त हुई। दूसरा है बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष। 1509 ईस्वी में यूसुफ आदिल खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्माइल आदिल खां बीजापुर का नया सुल्तान बना। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण कर रायचूर दोआब और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। जिस समय कृष्णदेव राय उड़ीसा के विरुद्ध संघर्ष में उलझा हुआ था, तो अवसर का लाभ उठाकर इस्माइल आदिल खां ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा में सफलता प्राप्त करने के शीघ्र पश्चात कृष्णदेव राय ने रायचूर पर दोबारा अधिकार कर लिया। इस संघर्ष में बीजापुर की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। आगे है गोलकुंडा के विरुद्ध संघर्ष। गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर पर आक्रमण करके पंगल और गंटूर के दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। 1518-19 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया तथा इसके अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में गोलकुंडा के सैनिक अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। आगे उड़ीसा के विरुद्ध संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट उड़ीसा। 1513 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया तथा उदयगिरी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुछ समय के बाद उसने कोंडविदु तथा कोंडपल्ली के दुर्गों को भी अपने अधिकार में ले लिया। कृष्णदेव राय कटक पर भी अधिकार करना चाहता था, परंतु उड़ीसा के शासक रुद्र प्रताप देव ने 1518 ईस्वी में कृष्णदेव के साथ संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार रुद्र प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव के साथ कर दिया तथा कृष्णदेव राय ने कृष्णा नदी के उत्तर में विजित सभी प्रदेश उड़ीसा नरेश को वापस लौटा दिया। आगे उमातूर की विजय। उमातूर के नायक गंगा राय ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, अतः उमातूर पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से कृष्णदेव राय ने उसके विरुद्ध सेना भेज दी। इस सेना ने पहले मृगापट्टम तथा बाद में सीवन समुदुम के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। गंगा राय अपने प्राण बचाने के लिए सीवन समुदुम के दुर्ग से भाग गया, परंतु कावेरी नदी में डूबकर मर गया। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय उमातूर पर दोबारा अधिकार करने में सफल रहा। आगे है पुर्तगालियों के साथ संबंध। कृष्णदेव राय एक उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर उसने अपनी कूटनीतिक सफलता का प्रमाण दिया। पुर्तगालियों को ईरानी तथा अरब घोड़ों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था, अतः कृष्णदेव राय ने उनसे घोड़े खरीदकर अपनी घुड़सवार सेना को संगठित किया। पुर्तगालियों ने भी इन मैत्री संबंधों का लाभ उठाते हुए विजयनगर साम्राज्य में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। उसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को भटकल में दुर्ग बनाने की आज्ञा दी थी। आगे है प्रशासनिक सफलताएं। कृष्णदेव राय केवल महान सैनिक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। वह एक प्रजाहितैषी निरंकुश शासक था, जो प्रजा की भलाई को सदा प्रमुखता देता था। प्रजा की स्थिति को जानने के उद्देश्य से वो राज्य के विभिन्न भागों का भ्रमण भी किया करता था। उसने प्रजा पर लगाए बहुत से अनुचित करों को हटा दिया।
उसने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ावा दिया तथा प्रजा पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने लगा। कृष्णदेव राय ने न्याय के क्षेत्र में भी बहुत से सुधार किए तथा निष्पक्ष न्याय प्रदान किया। ज्यादा से ज्यादा भूमि को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से उसने राज्य के बहुत से जंगलों को कटवा दिया। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। कृष्णदेव राय व्यक्तिगत तौर पर वैष्णव मत का अनुयायी था, परंतु उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया। आगे कला तथा साहित्य का संरक्षक। कृष्णदेव राय ने साहित्य तथा कला को भी संरक्षण दिया। वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने तमिल में आमुक्त माल्यद तथा संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की रचना की। उसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय की रचना की। उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान थे। कृष्णदेव राय ने विद्वानों के साथ साथ कला, विशेषकर भवन निर्माण कला को भी प्रोत्साहित किया। उसने महलों की सजावट तथा राज्य के विभिन्न भागों में मंदिरों के निर्माण के लिए अनेक कलाकार लगाए। उसके संरक्षण में बना हजारा का मंदिर अपनी कला शैली का उत्कृष्ट नमूना है। उसने कृष्ण स्वामी के मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसमें नरसिंह तथा बाल कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की गईं। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट ही नागलपुर नामक एक नया नगर भी बसाया। इनके अतिरिक्त उसने संगीत कला, चित्रकला व नाट्य कला आदि को भी प्रोत्साहित किया। तो इस विवरण से साफ हो जाता है कि कृष्णदेव राय एक महान शासक था, जिसने एक योद्धा, एक कूटनीतिज्ञ, एक प्रशासक और एक विद्वान के रूप में महान उपलब्धियां प्राप्त की तथा विजयनगर साम्राज्य को प्रगति और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं, प्री एमिनेंट एज ए वॉरियर, कृष्णदेव राय was equally great as a statesman, administrator and patron of arts. आगे कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय का देहांत हो गया। उसके उत्तराधिकारी अच्युत राय, जिसने 1530 से 1542 ईस्वी तक, तथा सदाशिव राय, जिसने 1543 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक राज्य किया, बड़े अयोग्य सिद्ध हुए। अच्युत राय के शासन काल के दौरान बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल खां ने रायचूर एवं मुदगल पर अधिकार कर लिया था। सदाशिव राय के शासन काल में उसके प्रधानमंत्री राम राय की शक्ति बहुत बढ़ गई तथा सम्राट उसके हाथों में एक कठपुतली बनकर रह गया। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई तालीकोटा के मैदान में ये लड़ी गई 1565 ईस्वी में। राम राय एक योग्य प्रबंधक था। उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के परस्पर झगड़ों का लाभ उठाने के उद्देश्य से उनके आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर और गोलकुंडा का पक्ष लिया। कुछ वर्ष बाद उसने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संघ कायम कर उस पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर की सेना ने अहमदनगर में खूब लूटमार की तथा मुस्लिम लेखकों के अनुसार मस्जिदों को नष्ट कर दिया और कुरान को भी अपवित्र किया। तत्पश्चात
राम राय ने गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया तथा इसके अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान मुस्लिम सुल्तानों ने अनुभव किया कि उनकी हानि के लिए राम राय इतना जिम्मेवार नहीं है जितना वे स्वयं हैं। अतः इस्लाम के नाम पर 4 मुस्लिम राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ने विजयनगर के विरुद्ध संघ बना लिया तथा अपनी सेनाओं सहित कृष्णा नदी के समीप तालीकोटा के मैदान पर पहुंच गए। दूसरी ओर राम राय भी शत्रुओं का सामना करने के लिए विशाल सेना सहित आ डटा था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दोनों पक्षों में एक घमासान लड़ाई आरंभ हुई। आरंभ में विजयनगर की सेना का पलड़ा भारी रहा, परंतु आखिरकार राम राय पकड़ा गया तथा अहमदनगर के सुल्तान ने उसे स्वयं मौत के घाट उतार दिया। इस पर विजयनगर की सेना में भगदड़ मच गई। मुस्लिम सेना ने भाग रहे विजयनगर के सैनिकों का पीछा किया तथा कईयों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन्होंने विजयनगर में खूब लूटमार की, जिसमें भारी मात्रा में जेवर, शस्त्र, घोड़े व दास भी शामिल थे। और जैसा सेवल ने लिखा है कि शायद विश्व इतिहास में इतने शानदार नगर का अचानक ही इतना नाश नहीं हुआ जितना विजयनगर में हुआ। लिखते, नेवर परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज such havoc been brought and wrought so suddenly on so splendid a city. निसंदेह तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की यह भयानक त्रासदी थी, परंतु मुस्लिम राज्यों की विजयी सेनाएं इसका अस्तित्व समाप्त करने में असफल रहीं। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इस लड़ाई के बाद इन राज्यों में आपसी मतभेद उभरने लगे तथा वे विजयनगर के विरुद्ध पुनः संगठित न हो सके। परिणाम स्वरूप भविष्य में जल्दी ही विजयनगर के शासक अपनी शक्ति तथा प्रदेशों को कुछ हद तक प्राप्त करने में सफल हुए। आगे अरविदु वंश। अब अरविदु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में राम राय के भाई तिरुमल ने की। इस वंश के शासकों ने 1674 ईस्वी तक राज्य किया। वेंकट राय द्वितीय इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। उसने 1586 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक राज्य किया। उसने विजयनगर साम्राज्य के बहुत से प्रदेशों को मुस्लिम रियासतों से दोबारा छीन लिया था, परंतु उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। विजयनगर के काफी क्षेत्रों पर बामनी रियासतों ने अधिकार कर लिया और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंगा तृतीय रहा। 1674 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य जो इतना तेजी से फैला, उसका पतन क्यों हुआ, क्या रहे इसके कारण। तो इसके बहुत से कारण उत्तरदायी माने जाते हैं, जिनमें से कुछ एक का उल्लेख हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहला है कि वीक सक्सेसर्स ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था, परंतु उसके उत्तराधिकारी निर्बल तथा अयोग्य निकले। वे विजयनगर साम्राज्य को संगठित रखने में असफल रहे और साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों या बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित न रख सके।
दूसरा है डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, दोषपूर्ण सैनिक संगठन। तो विजयनगर साम्राज्य का सैनिक संगठन दोषपूर्ण था, जो सामंत व्यवस्था पर आधारित था। विजयनगर के शासक अपनी सैनिक शक्ति के लिए सामंतों पर ही निर्भर रहते थे। तीसरा डिस्पोटिक रूल, निरंकुश शासन। विजयनगर साम्राज्य के शासक निरंकुश थे। प्रशासन की सभी शक्तियां उनके हाथों में ही केंद्रित थीं, जिनका वे अपनी इच्छानुसार प्रयोग करते थे। इन परिस्थितियों में योग्य शासक के अधीन तो शांति व्यवस्था बनी रहती थी, परंतु जब शासन का भार अयोग्य व कमजोर कंधों पर आ पड़ा तो प्रशासन के प्रत्येक भाग में अस्थिरता का आना निश्चित था। आगे वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, कमजोर केंद्रीय सरकार। अब ये कि यद्यपि विजयनगर के शासक निरंकुश थे, परंतु वे प्रांतों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सके। निसंदेह कृष्णदेव राय ने प्रांतों पर केंद्र का कड़ा नियंत्रण स्थापित किया था, परंतु अधिकतर समय तक केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण अधूरा ही रहा। जब कभी केंद्र में शासक कमजोर होता, प्रांतीय नायक अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के प्रयास करने लगते थे। आगे गृह युद्ध, सिविल वार्स। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा में गृह युद्धों ने भी विजयनगर साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया था। उदाहरणतः नरसिंह ने 1466 ईस्वी में विरूपक्ष को हटाकर सलूप वंश की नींव रखी, तो 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने अंतिम सलूप शासक का वध कर तलु वंश की स्थापना कर दी। इससे प्रेरित होकर अनेक प्रांतीय अधिकारी भी अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का अवसर तलाशते रहते थे। और फिर है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट द बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य के साथ निरंतर संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रहा। इस लंबे संघर्ष के कारण विजयनगर साम्राज्य की सैनिक शक्ति तथा आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। निरंतर लड़ाइयों के कारण शासक प्रशासनिक संगठन की ओर भी पूरा ध्यान न दे पाए, जिससे शासन शिथिल पड़ गया। यह भी विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। तालीकोटा की लड़ाई इस पतन के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार मानी जाती है। अब बहमनी राज्यों के सुल्तानों की परस्पर फूट का लाभ उठाकर विजयनगर के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री राम राय ने उनके प्रदेशों में काफी लूटमार की, परंतु 1565 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाकर विजयनगर की सेनाओं को तालीकोटा की लड़ाई में बुरी तरह रौंद डाला। तालीकोटा की यह पराजय विजयनगर साम्राज्य को निश्चित रूप से ले डूबी। आगे मुसलमानों का धार्मिक जोश, रिलीजियस जील ऑफ द मुस्लिम्स। राम राय ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भी बहुत ठेस पहुंचाई। उसने मस्जिदों को गिरवा दिया, कुरान का अपमान किया और मुस्लिम स्त्रियों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया। परिणामतः सुल्तानों ने अपने मतभेद त्याग दिए तथा विजयनगर का अंत करने के लिए संयुक्त मोर्चा गठित किया। आगे एम्बिशियस प्रोविंशियल ऑफिशियल्स, महत्वाकांक्षी प्रांतीय अधिकारी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता का लाभ उठाकर प्रांतीय गवर्नर बड़े महत्वाकांक्षी हो गए। वे स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयास करने लगे, परंतु विजयनगर के दुर्बल शासक उन पर नियंत्रण न रख सके। आगे है जाति प्रथा,
यानी कि कास्टिज्म। विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक कारण हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था थी। इसके परिणाम स्वरूप समाज विभिन्न जातियों में बंटा हुआ था। सामाजिक एकता के अभाव के कारण वे शत्रु का संगठित होकर मुकाबला ना कर सके। और फिर है पुर्तगालियों का आगमन, एडवेंट ऑफ द पोर्चुगीज। 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे। उसने उन्हें अपने साम्राज्य में बहुत सी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थीं। आलोचक इस नीति को उचित नहीं ठहराते। यद्यपि कृष्णदेव राय ने उन्हें साम्राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोक रखा था, परंतु उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के अधीन पुर्तगालियों का साम्राज्य में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। विजयनगर साम्राज्य का शासन प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य के शासक केवल सैनिक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। विजयनगर के शासकों का शासन प्रबंध चोल शासकों की प्रशासनिक प्रणाली पर ही आधारित था। इसके अतिरिक्त बहमनी सुल्तानों की शासन प्रणाली के कई गुण भी इसमें दिखाई देते हैं। विजयनगर के शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्रीय शासन की। इसमें राजा और उसकी स्थिति की बात की जाएगी। राज्य की सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। उसका पद पैतृक था। राजा की मृत्यु के बाद अक्सर ही उसका पुत्र नया शासक बनता था। प्रशासन की सारी शक्तियां वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक और सैनिक उसके अधीन ही थीं। इनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता था। राज्य में मंत्रियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था तथा वह किसी को भी पदच्युत कर सकता था। परंतु जैसा कृष्णदेव राय का कथन था, शासक को सदा धर्म के अनुसार राज्य करना चाहिए। ए क्राउन्ड किंग शुड ऑलवेज रूल विद एन आई टुवर्ड्स धर्मा। विजयनगर के राजा प्रजा की भलाई को सदा महत्व देते थे। वे राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करते थे और राज्य अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने कृषि को विकसित किया और राज्य में अनेक नहरें और तालाब खुदवाकर सिंचाई साधनों को विकसित किया। विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने राज्य में धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई। देवराय द्वितीय ने तो अपनी सेना में बहुत से मुसलमानों को भी भर्ती किया था। अब राजा को प्रशासन संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था, परंतु यदि वह किसी मंत्री की कार्य पद्धति से असंतुष्ट होता था तो उसे हटा भी सकता था। केवल योग्य और राज्य के प्रति वफादार व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। मंत्रियों का चयन अक्सर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से ही किया जाता था, परंतु कई बार इस पद पर वैश्यों की भी नियुक्ति होती थी। मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, परंतु अनुमानतः ये 8 से 10 तक होती थी। प्रमुख मंत्री थे प्राइम मिनिस्टर
यानी कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सेनापति और कोतवाल। मंत्री राजा के आदेश अनुसार अपने अपने विभागों का प्रबंध चलाते थे। शाही आदेशों का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। और जहां तक दरबार का प्रश्न है, तो विजयनगर के शासकों ने एक शानदार दरबार की व्यवस्था की थी। इसकी सजावट के लिए वे धन खर्च करने में कभी संकोच नहीं करते थे। विदेशी यात्री जिन्होंने भी इस दरबार को देखा, इसके सौंदर्य से आश्चर्यचकित रह गए। इस दरबार में अनेक अमीर, उच्च अधिकारी, पुरोहित, ज्योतिषी, विद्वान, संगीतकार और अन्य कलाकार होते थे। दूसरा है प्रांतीय शासन प्रबंध। प्रशासन को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था और प्रांत को राज्य या मंडल कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत एक गवर्नर के अधीन रहता था, जिसे नायक कहा जाता था। वह राज्य परिवार का सदस्य या राजा का कोई विश्वास पात्र होता था। उसके मुख्य काम प्रांत में शांति व्यवस्था कायम रखना, लगान इकट्ठा करने में मदद करना और राज्य की आय व्यय का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजना था। प्रत्येक गवर्नर एक सेना भी रखता था, जो युद्ध के समय राजा की सैनिक सहायता करती थी। वह प्रांतीय स्तर पर न्याय भी प्रदान करता था, परंतु यदि नायक विद्रोही हो जाता या प्रजा पर अत्याचार करता था तो उसे दंड दिया जाता था। विजयनगर शासकों ने कई पड़ोसी राज्यों से अधीनता स्वीकार करवाई थी तथा उनसे वार्षिक कर वसूल करते थे। यद्यपि उन राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु इसके शासन प्रबंध पर नजर रखने के लिए केंद्र की ओर से अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। आगे है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार की आय का मुख्य साधन भूमि लगान था। विजयनगर के शासकों ने भूमि की पैमाइश कर इसका 4 भागों में वर्गीकरण किया: संचित, शुष्क, उद्यान और वन। भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर कुल उपज का 1/6 से 1/2 भाग लगान की शक्ल में लिया जाता था। यद्यपि लगान की दर ज्यादा थी, लेकिन फिर भी प्रजा प्रसन्न थी। इसका कारण यह था कि उसे अनियमित टैक्स के रूप में धन नहीं देना पड़ा था। लगान नकद या उपज के रूप में दिया जाता था। भूमि लगान के अलावा सरकार लोगों से अनेक किस्म के कर वसूल करती थी, जैसे कि चुंगी कर, व्यवसाय कर, तैयार की गई वस्तुओं पर उत्पादन कर, पशुओं पर कर, विवाह कर आदि। इनके अलावा युद्ध में लूट से प्राप्त किए माल, शासक को मिलने वाले उपहारों तथा अधीन शासकों से वसूल होने वाले वार्षिक कर से भी सरकार को काफी आय हो जाती थी। कृष्णदेव राय ने विवाह कर तथा इस प्रकार के कई अन्य अनुचित कर हटा दिए थे। सरकार विभिन्न करों से प्राप्त होने वाली आय को जनहित के लिए व्यय करती थी। इसका आधा भाग सेना के संगठन पर खर्च होता था, जबकि चौथाई भाग राजमहल पर खर्च करने के अलावा मंत्रियों और अन्य राज्य अधिकारियों को वेतन देने में खर्च होता था। शेष राशि राज्य कोष में जमा करने की प्रथा थी, जिसका प्रयोग किसी विपत्ति के समय किया जाता था। आगे है न्याय प्रबंध, जस्टिस।
न्याय का सर्वोच्च स्रोत राजा स्वयं था। प्रांतों में नायक तथा गांवों में ग्राम सभा न्याय की जिम्मेवारी निभाती थी। उस समय कोई लिखित कानून नहीं थे, बल्कि धर्म शास्त्रों और प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार न्याय किया जाता था। दंड विधान बहुत कठोर था। साधारण अपराधों के लिए तो जुर्माना ही किया जाता था, परंतु चोरी, चरित्रहीनता एवं राज्यद्रोह जैसे अपराधों के लिए शरीर का कोई अंग काट देने या मृत्यु दंड देने का विधान था। अपराधी को पकड़ने की जिम्मेवारी पुलिस की थी। अपराधी से सच्चाई उगलवाने के लिए आड़ियल प्रथा भी प्रचलित थी। करने के लिए अरब तथा ईरान से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए गए। सैनिकों को प्रशिक्षण देने का भी पूरा प्रबंध था। आवश्यकता पड़ने पर राजा प्रांतीय गवर्नरों तथा सामंतों से भी सैनिक सहायता प्राप्त करता था। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था, परंतु सामंतों को लगान मुक्त भूमि दी गई थी, जिसकी आय से वे अपने सैनिकों का खर्च वहन करते थे। सेना को बड़े अनुशासन में रखा जाता था। विजयनगर शासकों ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में जो सैनिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते थे, अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। इन दुर्गों में आवश्यकता के अनुसार निश्चित संख्या में सैनिकों को रखा जाता था। इन दुर्गों का प्रबंध कुशल सेना नायकों को सौंपा गया था। अब है कला और साहित्य। विजयनगर के शासकों ने कला और साहित्य के विकास में बड़ी रुचि ली। कई शासकों ने तो इन क्षेत्रों में स्वयं भी योगदान पाया। भवन निर्माण कला का जहां तक प्रश्न है, हम देखते हैं कि विजयनगर के शासकों ने बहुत से मंदिर, महल और दुर्ग बनवाए। कृष्णदेव राय द्वारा विजयनगर में हजारा तथा विठल स्वामी के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर अपनी अनुपम कला के लिए प्रसिद्ध हैं। विजयनगर शहर के अतिरिक्त वेल्लोर, कांचीपुरम, श्रीरंगम, मदुरा और रामेश्वरम में भी अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल के मंदिरों में मंडपों का निर्माण हुआ। मंडप एक बड़ा हॉल होता था, जिसकी छत अनेक सुंदर और सजे हुए स्तंभों पर टिकी होती थी। इन मंडपों में चिदम्बरम के पार्वती मंदिर का मंडप मुख्य रूप से वर्णनीय है। आगे मूर्ति कला। भवन निर्माण कला के अलावा इस काल में मूर्ति कला का भी बड़ा विकास हुआ। इनमें कांसी की मूर्तियां बनाने की कला बहुत विकसित थी। कृष्णदेव राय की कांसे की बनी मूर्ति इस काल का सर्वोत्तम नमूना है। मंदिरों में भी इस काल में बड़ी शानदार मूर्तियां स्थापित की गईं। इनके अतिरिक्त चित्रकला, संगीत कला, नाटक आदि कलाएं भी प्रगति पर थीं। और साहित्य। विजयनगर के शासकों के अधीन साहित्य का भी बड़ा विकास हुआ। इस साम्राज्य के कई शासक तो स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान थे और उन्होंने अपने अधीन बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया। कृष्णदेव राय स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक था। उसने संस्कृत तथा तेलुगु भाषा में कई रचनाएं लिखी। उसकी तेलुगु भाषा में लिखी आमुक्त माल्यद आज भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती है। संस्कृत में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक जम्बवती कल्याणम थी। उसके दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध उसका दरबारी कवि पेदना था। कृष्णदेव राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की। माधव विद्यारण्य तथा सायण भी इस काल के प्रसिद्ध
विद्वान थे। सायण ने वेदों पर टिप्पणी की जो आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने संगीत, नृत्य, व्याकरण, दर्शन, तर्क आदि विषयों पर लिखने को भी प्रोत्साहित किया। विजयनगर साम्राज्य के कवियों तथा विद्वानों ने संस्कृत के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं जैसे कि तेलुगु, तमिल तथा कन्नड़ आदि में भी साहित्य की रचना की। और अब है सामाजिक जीवन। विजयनगर समाज पारंपरिक तौर पर 4 मुख्य जातियों में बंटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का बहुत आदर किया जाता था। विजयनगर के शासक भी उन्हें बहुत दान देते थे। उनको उच्च राज्याधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, परंतु शूद्रों से घृणा की जाती थी। उन्हें अछूत माना जाता था। समाज में स्त्री का दर्जा सम्मानजनक था। उनमें पर्दे की प्रथा न थी। कई औरतें बहुत शिक्षित होती थीं। कृष्णदेव की रानी गंगा देवी स्वयं एक उच्च कोटि की विदुषी थी, परंतु सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह प्रणाली आदि समाज में कुछ बुराइयां भी मौजूद थीं। इस समय समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रवेश कर चुकी थी। ब्राह्मणों को छोड़कर लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के भोजन का सेवन करते थे, परंतु गाय का मांस वर्जित था। और धार्मिक जीवन में देखते हैं हम कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई। उन्होंने विजयनगर, वेल्लोर, कांचीपुरम, श्रीरंगपट्टम, मदुरई तथा रामेश्वरम में कई मंदिर बनवाए। इन मंदिरों में अनेक मूर्तियां भी स्थापित की गईं। हिंदुओं में जाति प्रथा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा अनेक अंधविश्वास प्रचलित थे। प्रमुख अवसरों पर भैंसों व भेड़ों की भी बलि दी जाती थी। दक्षिण में वैष्णव तथा शैव मत का बहुत प्रसार था। इस काल में यहाँ भक्ति लहर का भी विकास हो चुका था। और आर्थिक जीवन देखते हैं अब हम विजयनगर लोगों का। विजयनगर साम्राज्य में लोगों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सरकार ने भी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए थे। राज्य में बहुत से जंगलों को साफ कर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया था। इसके अलावा नहरें खुदवाकर सिंचाई सुविधाएं भी प्रदान की गईं। साम्राज्य में उद्योग भी विकसित अवस्था में था। कपड़ा, धातु तथा इतर साम्राज्य के प्रमुख उद्योग थे। विजयनगर में खनिज पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। उद्योगों के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का व्यापार भी बहुत विकसित था। व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों ही प्रचलित थे। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से बर्मा, चीन, ईरान, अरब तथा पुर्तगाल के साथ होता था। पुर्तगालियों को विजयनगर शासकों ने बहुत सी सुविधाएं प्रदान की थीं। निर्यात की मुख्य वस्तुएं कपड़ा, गर्म मसाले, चीनी, लोहा, चावल आदि थे, जबकि विदेशों से घोड़े, तांबा, कोयला, मोती, हाथियों, चीनी, मलमल आदि का आयात होता था। आंतरिक व्यापार तो स्थल मार्ग से ही होता था। इसके लिए बैलों, घोड़ों और गधों का प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार अक्सर जल मार्ग से होता था। इसके लिए साम्राज्य में व्यापारिक जहाज बनाए जाते थे। विभिन्न उद्योगों तथा व्यापार का संचालन श्रेणियों या गिल्ड व्यवस्था के द्वारा किया जाता था। ये श्रेणियां निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करती थीं। विजयनगर साम्राज्य में सोने, चांदी और तांबे
के सिक्कों का प्रचलन था। तो विजयनगर में वस्तुएं सस्ती थीं, साधारण आदमी भी जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को सरलता से पूरा करने में सक्षम था। विदेशी यात्रियों निकोलो कोंती, अब्दुल रज़ाक तथा डोमिंगो पाइस ने भी अपने यात्रा विवरणों में विजयनगर साम्राज्य की उन्नत आर्थिक दशा की भरपूर प्रशंसा की है। अब्दुल रज़ाक ने लिखा है, देश के ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, बाजार के मामूली कारीगर तक सभी निवासी अपने कान, गर्दन, हाथ, कलाई तथा उंगलियों में मोती और सोने के गहने धारण करते थे। तो ये था हमारा टॉपिक विजयनगर साम्राज्य का। आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। इस चैनल को आप शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।